गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का, वंदन और अभिनंदन है। आज के सेशन में कल हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था प्रैक्टिस की, उसमें 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए थे। ठीक है, तो जो आपके आने वाला जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है उससे काफ़ी रिलेवेंट है। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट आपको दे सकता है वो क्वेश्चन। तो आज उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे जुड़ जाएं। मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। और प्रैक्टिस सेशन में पहला प्रश्न आपका आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। कह रहा है कि इसमें राइट स्टेटमेंट क्या है, वो जवाब देना है आपको। ठीक है, राइट स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताना है। अब इसमें जो है बच्चों आप देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट दे रहा है और कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से लिया गया है और यह भारतीय धार्मिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। भारतीय धार्मिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा कह रहा है कि आरण्यक ग्रंथों को रहस्य के रूप में जाना जाता है जो यज्ञ कर्मकांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, जो यज्ञ कर्मकांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति करते हैं। तीसरा कह रहा है कि उपनिषदों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है प्राण विद्या है। वेदांग का रचना काल लगभग 500 बीसी है, 500 बीसी। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है क्या सही है, राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक, तो राइट स्टेटमेंट बच्चों क्या होगा इसका बताइएगा, क्या इसका राइट स्टेटमेंट है? बोलिएगा इसका राइट स्टेटमेंट क्या है। देखिए, जो इसमें पहला स्टेटमेंट है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से लिया गया है और यह भारतीय धार्मिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। तो जी हाँ, आपको पता है जो है कि वैदिक ग्रंथ जो है, वैदिक ग्रंथों से ही आपके साहित्य की क्या होती है, शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। ठीक है, ये आपके प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं। आपके ये प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं। ये आपके क्या हैं, तो प्राचीनतम साहित्य हैं। प्राचीनतम साहित्य की कैटेगरी में बच्चों आते हैं। ठीक, इनको प्राचीनतम साहित्य की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये वाला अर्थ सही है। वेद का अर्थ श्रेष्ठता से लगाया जाता है और श्रेष्ठ वही होगा जो क्या होगा, ज्ञानी होगा। ठीक है, तो अंततः जो स्टेटमेंट आपका पहला दे रहा है वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। दूसरा देखिए, अरण्यक, अरण्यक ग्रंथों को रहस्य के रूप में जाना जाता है। देखिए, अरण्य माने क्या होता है, जंगल। ठीक है, तो जंगल में ऋषि मुनियों के द्वारा जो तपस्या के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो तपस्या करके जो ज्ञान हम ऋषि मुनि द्वारा प्राप्त करते थे वो ज्ञान क्या होता था, या तो ब्रह्म के बारे में जानने की कोशिश होती थी या इस जगत के निर्माता के बारे में, यानी यह जगत बना कैसे। ठीक है, कौन इसका निर्माता है, ठीक, ईश्वर है या नहीं है, ब्रह्म की सत्ता है या नहीं है। तो ब्रह्म की सत्ता या ब्रह्म के अस्तित्व के विषय में, आत्मा के अस्तित्व के विषय में जो जानकारी आपको प्राप्त होती है वो रहस्यात्मक ज्ञान होती है। कहा जाता है कि यह ज्ञान जो है जिसको होता है वो उसी को पता चलता है। ठीक है, रहस्यवादी ज्ञान माना जाता है। तो आरण्यक साहित्य में ही रहस्यवादी ज्ञान का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो दो भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है उपनिषदों का प्रमुख विषय जो है प्राण विद्या है, गलत। प्राण विद्या नहीं है, उपनिषदों का प्रमुख विषय जो है वो है दर्शन। ठीक है, तर्क और दर्शन। तो ये आपका दर्शन हो गया, ब्रह्म हो गया, ये इनका मूल विषय है। वेदांग का रचना काल लगभग 500 ईसा पूर्व है, ये गलत है। वेदांगों का निर्माण जो है वो 600 बीसी है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। केवल 1 और 2 जो है आपका राइट स्टेटमेंट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वेदों की संरचना को सही तरीके से व्यक्त करता है। वेदों के 4 अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों की रचना मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग द्वारा की गई है। ऋग्वेद के द्वारा संसार की सबसे पहली काव्यात्मक रचनाएं प्रस्तुत की गई। यजुर्वेद केवल गद्य में रचित है। यजुर्वेद केवल गद्य में रचित है। अब आपको बताना है, ठीक है, कि कौन इसमें सही है।
ठीक है, कौन इसमें आपका राइट स्टेटमेंट है? बोलिएगा इसमें राइट स्टेटमेंट क्या होगा? इसमें राइट स्टेटमेंट बच्चों क्या होगा? अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक एक करके चलते हैं हम लोग। वेदों के 4 अंग होते हैं, ठीक है, तो वेदों के 4 अंग होते हैं। संहिता शब्द आया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, संहिता, ठीक है। तो संहिता में जो है, जो यहां पे कह रहा है कि संहिता, ठीक, तो संहिता का मतलब हो गया वेदों के 4 अंग हैं। तो संहिता का मतलब यहां किससे है? ऋग्वेद से है, ठीक है, सामवेद से है, ठीक है, यजुर्वेद से है और आपके अथर्ववेद से है। इनको मिला के आप क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है। फिर आपके ब्राह्मण साहित्य हो गए, आरण्यक साहित्य हो गए, उपनिषद हो गए। ये वेदों के क्या हैं? 4 अंग माने जाते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। संहिता कहेगा तो उसमें आपके चारों वेद आ जाते हैं, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि उपनिषदों की रचना मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग द्वारा की गई, गलत है। बहुत सारे क्षत्रियों ने भी उपनिषदों की रचना की है, बहुत सारे क्षत्रियों के द्वारा। कहते हैं कि इनकी संख्या कितनी है? 108, ठीक है, और यह संख्या मुक्तको उपनिषद में दी गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ये कहाँ बताया गया है? मुक्तको उपनिषद में, ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन उपनिषद जो है, सबसे प्राचीन उपनिषद आपका छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य सबसे प्राचीन है। सबसे जो बड़ा है वह है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। और तीसरा जो है, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, मांडुक्य उपनिषद। बात समझ गए? सबसे छोटा जो है वो है मांडुक्य उपनिषद, ठीक। अब यहां पे जो है कह रहा है कि उपनिषदों की रचना, उपनिषदों में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षत्रियों का भी योगदान है। ब्राह्मण के साथ यहां क्षत्रिय भी शामिल हैं, ठीक है, ब्राह्मण के साथ यहां क्षत्रिय भी शामिल है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों या पुरोहितों के द्वारा यज्ञ के नाम पर जो धन का आवंटन दान के रूप में क्षत्रियों से लिया जा रहा था, कि पुरोहित ये कहता था कि भाई मैं यज्ञ के माध्यम से आपकी इच्छा को हम उस ईश्वर तक ले जाएंगे, ठीक। तो माना जाता है कि जब उस क्षत्रिय को कभी ये मन में आया कि वास्तव में क्या ईश्वर जैसी कोई सत्ता है कि नहीं है, क्या वास्तव में हमारी मनोकामना इस अग्नि यज्ञ के माध्यम से ईश्वर तक जाती है, तो वहां से जो है आप देखो, जैसे कुरु के राजा उद्दालकर्णी, पांचाल के राजा प्रहमण जयविल, कैकेयी के राजा अजातशत्रु, ठीक है, ये राजा जो है ये क्षत्रिय थे। कहा जाता है कि प्रहमण जयविल के दरबार में तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो है ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो यहां पर क्षत्रियों ने भी ज्ञान पर वर्चस्व प्राप्त किया। कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों पर वर्चस्व जो है क्षत्रिय वर्ग ने क्या किया? स्थापित किया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है यजुर्वेद केवल गद्य में रचित है, गलत है। यजुर्वेद में आप देखेंगे तो यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 शाखाएं हैं, ठीक है। अब इस कृष्ण यजुर्वेद में जो है गद्य का उल्लेख मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का उल्लेख आपको मिलता है, ठीक। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो गद्य है वो केवल इसमें है। और अथर्ववेद में आप देखेंगे तो अथर्ववेद में कुल कितने चैप्टर हैं? अथर्ववेद में कुल जो है आपके 21 चैप्टर हैं। 21 चैप्टर में चैप्टर नंबर 17, 18 है शायद, या 20, 21 ये भी गद्य में है। अथर्ववेद में भी 2 चैप्टर बच्चों गद्य में है, लेकिन सबसे पहले यजुर्वेद में गद्य का उल्लेख आपको मिलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यहां कह रहा है कि केवल गद्य में, केवल गद्य में नहीं, पद्य और गद्य दोनों में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक और एक, हाँ 2 गलत था, 3 सही है। ऋग्वेद के द्वारा संसार की सबसे पहली काव्यात्मक रचना प्रस्तुत की गई, ये सही है। तो 1 और 3 सही होगा, यानी बी आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है, बी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि वेदों और ब्राह्मण साहित्य के बीच अंतर के विषय में कथन का विश्लेषण करिए। वेदों और ब्राह्मण साहित्य के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथन का विश्लेषण करिए। वेद स्तुति प्रधान होते हैं, वेद स्तुति प्रधान होते हैं, जबकि ब्राह्मण विधि प्रधान होते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेदों की गद्य में व्याख्या की गई है, ब्राह्मण साहित्य में वेदों की गद्य में व्याख्या की गई है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। ब्राह्मण साहित्य का मुख्य उद्देश्य यज्ञ की विधियों की स्पष्टता और व्याख्या करना था। कौन सा विकल्प इसमें सही है? ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें सही है यह आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा बच्चों। ध्यान से इसको सोचिए फिर आंसर करिएगा। पहले इसको पीसफुली पढ़िए माइंड में, ठीक है, और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर होगा इसका? यहां पे ये विकल्प मैं हटा दे रहा हूं, इसको अब दिख रहा होगा। देखो, कह रहा है कि वेदों और ब्राह्मण साहित्य के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथन का विश्लेषण करिए। वेद स्तुति प्रधान है, ठीक है, वेद चूंकि मंत्र में है। जो आपका वेद है, वेदों का जो निर्माण है बच्चों, वो किस में है? मंत्र में है। वेद जो है वो आपके मंत्र में है, ठीक है, वेदों का निर्माण जो है ये मंत्र रूप में है, ठीक है, मंत्र में है। अब ये जो है पद्य रूप में है, पूरी तरह से पद्य रूप में है। वेद श्रुति प्रधान होते थे, जबकि ब्राह्मण विधि प्रधान होते थे। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें यज्ञ निर्माण के विधि विधान का उल्लेख है। यज्ञ निर्माण के विधि विधान, विधि माने नियम, ठीक है, विधि विधान का उल्लेख है। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है कि वेद स्तुति प्रधान है, जिसमें ईश्वर के लिए क्या किया गया है? ठीक है, मंत्रों का उच्चारण किया गया है, ठीक है, पद्य के रूप में काव्यात्मक शैली में है वेद, ये सही है, ये भी सही है। ब्राह्मण साहित्य में वेदों की पद्य में व्याख्या की गई है। जी हाँ, ब्राह्मण साहित्य में वेदों की गद्य में, माफ करिएगा गद्य में, एकदम सही कह रहा है। वेदों का जो अनुवाद है वही तो ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों को सरल रूप देने के लिए ही ब्राह्मण साहित्य का निर्माण किया गया है। और सरल क्या होता है? गद्य। क्योंकि संस्कृत सबके समझ की भाषा नहीं थी, तो काव्य शैली आम आदमी समझ नहीं पाएगा। तो आम समाज और दुनिया तक वेदों का बने सामाजिक विधि विधानों का विस्तार हो, ठीक है, जो यज्ञ अभी केवल क्षत्रिय वर्ग कर रहा था वह यज्ञ समाज का हर परिवार करे। इसके लिए जरूरी था कि जो उस समय के वैधानिक ग्रंथ थे उनको आम लोगों तक क्या किया जाए? पहुंचाया जाए, उनकी समझ विकसित की जाए आम लोगों तक, ठीक है। तो यहां पर जो है यहां पर जो है एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूरी तरह से जो है जो ब्राह्मण साहित्य हैं, वेदों की गद्य में क्या की गई है? व्याख्या की गई, एकदम सही है। उनको सरल रूप देने के लिए उनकी गद्य में क्या की गई है? व्याख्या की गई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेदों के संकलनकर्ता जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये भी सही है भाई, वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास थे, ये भी सही है। ब्राह्मण साहित्य का मुख्य उद्देश्य यज्ञ की विधियों की स्पष्टता और व्याख्या करना था, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। यहां चारों स्टेटमेंट सही हैं, चारों स्टेटमेंट आपके बच्चों राइट स्टेटमेंट हैं, ठीक है, चारों स्टेटमेंट आपके राइट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट आपका दे रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों का मूल्यांकन करें। निम्नलिखित दोनों कथनों का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो कथन एक दे रहा, उपनिषदों की रचनाओं में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का योगदान अधिक था। कह रहा है कथन एक,
उपनिषदों की रचनाओं में ब्राह्मण वर्ण के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का योगदान अधिक था या अधिक है। कथन दे रहा है, ये देखो, एक मिनट, उपनिषदों का प्रमुख विषय प्राण विद्या, ये आपका क्या होगा, ये कारण हो जाएगा। ठीक है, कथन है उपनिषदों की रचनाओं में ब्राह्मण वर्ण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का योगदान अधिक है। उपनिषदों का प्रमुख विषय प्राण विद्या था। अब इस स्टेटमेंट को आप करिएगा। ठीक है, इसमें कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, आपस में संबंधित हैं। दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा? बोलो, जल्दी करो। बोलिए, जल्दी करिए बच्चों। हाँ, देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट है। कह रहा उपनिषदों की रचनाओं में ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का योगदान अधिक है। उपनिषदों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। अब यहाँ पे समस्या है। ठीक है, एक पीछे जाएंगे थोड़ा सा हम लोग। पीछे एक स्टेटमेंट में देख रहा था। ठीक है, वो आपका है, यहाँ पे दिया था ना, उपनिषदों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक, अब इसमें आपका जो सही पूछा है वो केवल एक और दो है। यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, केवल आपका एक सही होगा। केवल आपका क्या होगा, एक सही होगा। केवल आपका एक सही होगा। लेकिन मुझे ना, एक मिनट, मुझे ये सही स्टेटमेंट लग रहा। प्राण विद्या का संबंध यहाँ पर ना, प्राण विद्या का संबंध यहाँ जीव से है, जीव की उत्पत्ति से है। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा, और यही इसका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, प्राण विद्या का संबंध यहाँ जीव की उत्पत्ति से है, जगत के निर्माता से है, कि भाई जगत का निर्माण किसने किया है या जगत का निर्माता क्या है, आत्मा के ज्ञान से है। ठीक है, और अगर हम इस चीज को मान लें तो ये स्टेटमेंट सही होगा, फिर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हमें एक दो तीन तीनों सही मानने पड़ेंगे। यहाँ इसमें तो फिर आंसर इसको करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से आवाज आ रही? ठीक है बच्चों, तो इसमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा फिर। तो ये तीनों सही माने जाएंगे, हालांकि विकल्प में यहाँ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तीन आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, और यही सही होना चाहिए। प्राण विद्या का संबंध यहाँ पे, ठीक है, आत्मज्ञान या जीव उत्पत्ति या जीव निर्माता यानी ईश्वर या ब्रह्म के विषय में जानने से है। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, या सी स्टेटमेंट आपका राइट होगा। अगला देखिएगा, वेदांग साहित्य के रचना काल के बारे में कौन सा बयान सही है? वेदांग साहित्य का रचना काल 600 से 200 ईसा पूर्व है। वेदांग साहित्य की रचना वेद व्यास के समय में हुई। वेदांग साहित्य की रचना 1000 से 800 ईसा पूर्व है। वेदांग साहित्य की रचना 400 से 600 ईसा पूर्व है। अब आपको बताना है कि क्या इसका माना जाएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा, कौन सा आप सही मानोगे। वेदांग साहित्य की रचना कब से कब तक है? बोलिए, जल्दी करिए।
देखो, अगर तर्क के अनुसार देखें तो भाई ये 400 से 600 बीसी तो होगा नहीं, ये जब भी होगा ये 600 से 400 बीसी होना चाहिए, उल्टा है तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 1000 से 800 ईसा पूर्व है नहीं, वेद व्यास ने इसका निर्माण किया नहीं। वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी? 6, जो आपके शारीरिक संरचनाओं से जोड़कर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो निर्माण है वेदांगों का बच्चों, वो है आपका 600 से 220 है ईसा पूर्व। 600 से 200 ईसा पूर्व वेदांगों का निर्माण माना जाता है। ठीक है, अगला है आपका, शंकराचार्य ने किस संख्या के उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है? 10, 12, 15 और 13। कितने उपनिषदों पर शंकराचार्य ने टीका लिखी है? टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। अब इन टोटल में जो है, टोटल जो उपनिषद हैं इनकी संख्या 108 है, और ये संख्या दी गई है कहां पर? मुक्तको उपनिषद में। मुक्तको उपनिषद में, ठीक है, ये संख्या मुक्तको उपनिषद में दी गई है, और इसमें से जो है आपके 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने टीका लिखी है। 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने टीका। उपनिषद माने, उप माने निकट, निषद माने बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान जो है उपनिषद, लेकिन वह ज्ञान ब्रह्म और आत्मा के विषय में है। ठीक है, यानी जो आप, यहीं से दर्शन की उत्पत्ति मानी गई है, दर्शन का प्रारंभ जो है वो यहीं से माना जाता है। तो उपनिषद जो है, 10 उपनिषदों पर जो है शंकराचार्य ने क्या किया है? टीका लिखा है। ठीक है, एक उपनिषद जो है आपके अकबर के समय भी निर्मित हुआ था, उस उपनिषद का आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा उपनिषद था जिसका निर्माण जो है आपके अकबर के समय में किया गया था। ठीक है, अकबर के समय में किस उपनिषद का निर्माण किया गया है? अकबर के समय में किस उपनिषद का निर्माण किया गया है? वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। इस कथन का क्या महत्व है? यह भारतीय धार्मिक परंपरा में वेदव्यास के योगदान को दर्शाता है। यह वेदों की रचनाओं के गद्य रूप में होने की व्याख्या करता है। यह उपनिषदों के गद्य रूप में होने के प्रमाण है। यह ब्राह्मण साहित्य की समय सीमा को निर्धारित करता है। यह ब्राह्मण साहित्य की समय सीमा को निर्धारित करता है। अब आपको ये बताना है, अब इसमें तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट अपने आप जो है आपके योगदान को प्रूफ कर रहा है कि यह भारतीय धार्मिक परंपरा में वेद व्यास के योगदान को दर्शाता है। भाई, हमारे धार्मिक ग्रंथों के निर्माण में वेद व्यास ने जो अपना योगदान दिया, उसी का तो प्रमाण है आपके वैदिक साहित्य। भाई, उन्होंने निर्मित किया। ठीक है, आप कोई काम करोगे तो उसके निर्माण में आपका योगदान ही तो माना जाएगा। तो वेदों के निर्माण में आपके संकलनकर्ता वेद व्यास का योगदान माना जाएगा। तो भारतीय धार्मिक परंपरा में वेद व्यास, क्योंकि जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए, जो वैदिक साहित्य इनके द्वारा निर्मित किए गए, वही वैदिक साहित्य, उन्हीं वैदिक साहित्यों में जो धार्मिक प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं से हमारा समाज संचालित होता है। तो हमारे समाज की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वह वेदव्यास के द्वारा निर्मित धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर हैं, इसलिए इनका योगदान धार्मिक परंपरा में माना जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? राइट स्टेटमेंट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद किस श्रेणी के साहित्य के अंतर्गत आते हैं? स्मृति साहित्य, श्रुति साहित्य, कर्मकांड साहित्य और दार्शनिक साहित्य। ठीक है, बोलिएगा। स्मृति साहित्य, श्रुति साहित्य, ठीक है, कर्मकांड साहित्य और दार्शनिक साहित्य। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? बच्चों, आज मैं थोड़ा सा बाहर हूं, ठीक है, इसलिए आपकी क्लास थोड़ा सा छोटी रहेगी। ठीक, अब देखो, जो वेद हैं, वेद बच्चों, वेद को हम क्या कहते हैं? वेद को हम श्रुत भी कहते हैं। श्रुत माने, क्योंकि इसमें जिन परंपराओं का वर्णन किया गया है, जब लिपि नहीं थी तब वो परंपराएं, जो सामाजिक विधि विधान हमारे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के माध्यम से आगे बढ़ती थी। जैसे मैंने अपने समाज की जो परंपराएं, नियम थे, उनको हम अगली पीढ़ी के लोगों तक क्या किया? ट्रांसफर किया। ठीक है,
किसके माध्यम से? सिखाने, सुनाने के माध्यम से। हमने अपने संतान को सुनाया, फिर वो आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो वेद किस श्रेणी के साहित्य के अंतर्गत आते हैं? तो श्रुति साहित्य, ठीक है। तो वो आएंगे बच्चों इसमें, श्रुति साहित्य में, यानी जो सुनने के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे और बाद में जब लिपि का विकास हुआ तो उसे लिपिबद्ध कर दिया गया। स्मृति साहित्य में आपकी जो है स्मृतियां आती हैं, ठीक है, आपके पुराण आते हैं, ठीक है, आपके सूत्र साहित्य आते हैं, ठीक है, ये आपके जो है इसमें आएंगे, आपके वेदांग आते हैं, आपके महाकाव्य आते हैं, ये सब स्मृति साहित्य हैं, ठीक है, ये सब आपके स्मृति साहित्य में आ जाएंगे, ठीक। और संहिता में आपके ये आते हैं वेदों के प्रकार में, उपनिषद तक के जो साहित्य हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है उपनिषद और ब्राह्मण साहित्य के बीच प्रमुख अंतर क्या है? उपनिषद और ब्राह्मण साहित्य के बीच, उपनिषद मुख्य रूप से दर्शन और योग पर आधारित होते हैं, जबकि ब्राह्मण यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या करते हैं। वेरी गुड, एकदम सही। यहाँ पे एकदम सही कहा इन्होंने कि जो उपनिषद हैं वो दर्शन या दार्शनिक ज्ञान पर निर्भर हैं, ठीक है। उपनिषद मुख्य रूप से दर्शन के ज्ञान और योग पर निर्भर हैं, और ब्राह्मण साहित्यों में यज्ञ के विधि विधान, कर्मकांड का विवरण दिया गया है, ताकि इन कर्मकांडी प्रक्रियाओं को समाज में और बड़े लेवल पर क्या किया जाए? फैलाया जा सके, विस्तारित किया जा सके। उपनिषद के रचनाकार ब्राह्मण थे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैंने बता दूं कि जो नवजीवन बैच है, ठीक है, नवजीवन बैच बच्चों, तो ये नवजीवन बैच जो है हमने अभी इसको क्या किया है, इसको 4000 कर दिया है 10 तारीख तक, ठीक है, यानी 10 जनवरी तक, क्योंकि आप में कई बच्चे लेना चाहते थे तो मैंने अभी इसका वही रेट रखा, ऑफर वाला रेट। तो 10 जनवरी तक आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट, उपनिषद के रचनाकार ब्राह्मण हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हैं। ब्राह्मण साहित्य के रचनाकार क्षत्रिय, एकदम उलट दिया। उपनिषद की रचनाएं गद्य में होती हैं, जबकि ब्राह्मण साहित्य पद्य में होता है, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य पद्य में, ये भी गलत हो जाएगा। ब्राह्मण साहित्य गद्य में है। उपनिषद और ब्राह्मण दोनों ही मुख्य रूप से कर्मकांड पर आधारित हैं, गलत। केवल ब्राह्मण ग्रंथ कर्म का, तो पहला स्टेटमेंट इसमें आपका राइट हो जाएगा। वेदों के अंगों में से कौन सा अंग वेदों के गद्य रूप की व्याख्या करता है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर कर सकते हैं, सभी इसका आंसर कर सकते हैं। सभी इसका आंसर कर सकते हैं। तो बस सीधी सी बात है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये वेदों की व्याख्या के लिए निर्मित किए गए थे, वेदों की व्याख्या के लिए इनका निर्माण किया गया है। और आप जानते हैं वेद जो हैं, वेदों में 4 वेद हैं ना, तो जैसे आपका ऋग्वेद है, तो सभी वेदों के अलग अलग क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी, ठीक है। इसके बाद आपका यजुर्वेद आता है, तो यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, शतपथ और तैतरीय, शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद आपका सामवेद आता है, सामवेद के भी 3 हैं, एक तो जैमिनीय हो गया, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ, और आपका जो है खडविश, खडविश ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद आपका अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में जो है आपका गोपथ है, अथर्ववेद का क्या है? गोपथ, ठीक है, अथर्ववेद का आपका गोपथ हो गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है मैच करना है कौन सा विकल्प वेदों के अंगों और उनके विवरण के बीच सही मेल प्रस्तुत करता है। संहिता, यज्ञ और कर्मकांडों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ब्राह्मण, गद्य में वेदों की व्याख्या, आरण्यक, स्तुति प्रधान रूप में वेदों की रचना, और उपनिषद, दर्शन और आत्मज्ञान पर आधारित। ठीक है, तो देखो उपनिषद में दर्शन और आत्मज्ञान होगा, 4 का डी होगा, 4 का डी एकदम सही है, 4 का डी होगा। और ब्राह्मण जो है गद्य में वेदों की व्याख्या, यानी 2 का बी होगा, 2 का बी, 2 का बी का 2 होना चाहिए, यानी डी आंसर आपका राइट होगा, डी आंसर आपका राइट होगा। संहिता जो है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट। तो ये बच्चों आज का आपका प्रैक्टिस सेशन था। ठीक है, और कल आपके ज़्यादा क्वेश्चन रखूंगा मैं। ठीक है ना, तो आज के प्रैक्टिस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जिसको भी बैच अभी लेना है, ठीक है, वो बैच आप परचेज कर लीजिए। 10 तारीख तक आपका ऑफर है। ठीक है, और मैंने नंबर आपको दे ही दिया कि आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फिर बाद में हम कॉल भी कर लेंगे, इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।